हेलो क्लास 10। समय तो अब आपके पास बहुत कम है, फिर भी लास्ट टाइम जो आप रिवाइज करोगे, अगर वो आता है तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या आपको लास्ट टाइम पे रिवाइज करना है, इसके बारे में बताऊंगा। सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से न्यूमेरिकल साइन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में न्यूमेरिकल्स नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से आएंगे। और किस फार्मूले पर आएंगे? जिन फार्मूलों पर आ सकते हैं, Q इजिकल टू एन ई, Q इजिकल टू आई टी, W इजिकल टू वी क्यू। मीन्स जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यही हो जाता है N इजिकल टू Q अपॉन E। तो Q की जगह 1 रख देते हैं, E की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁹ आपकी बुक का ही है। Q इजिकल टू आई टी, ये जो फार्मूला आप लगाते हैं तो ये चार्ज, करंट और टाइम के बीच का है, तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। करंट एम्पियर यूनिट होती है, तो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर आ जाए तो मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देना, और माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ तो 10⁻6 का। बाकी टाइम को सेकंड में रखना। जब किसी चार्ज को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह ले जाते हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V होता है, तो वर्क डन होता है W इजिकल टू वी क्यू। रजिस्टर्स जब सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके लिए फार्मूला है। सीरीज में ये आपको डिराइव करने के लिए भी आ सकता है, तो आपको सीरीज में पता नहीं चाहिए। सीरीज में करंट सेम होता है, करंट सेम होता है तो आपको V1, V2 और V3 निकालना पड़ेगा, जो होता है IR1, IR2 और IR3। वीडियो मैंने बना रखी है, देख सकते हैं आप। फिर V इजिकल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये सारी चीजें आएंगी। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो आपको वहां पर I1, I2, I3 निकालना पड़ेगा, जो कि होगा V/R1, V/R2, V/R3। उसको भी ऐड करके ये एक्सप्रेशन है। यहाँ मैंने 3 लिखा, हो सकता है एग्जाम में 2 आ जाए, 4 आ जाए। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, तो एक्सप्रेशन है। बस एक बात का आप ख्याल रखेंगे कि भाई सीरीज में करंट सेम होता है और आपको V1, V2, V3 निकाल के ऐड करना है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, I1, I2, I3 निकाल के उसको ऐड करना है। यहीं पर एक बात चीज और निकल के आती है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से आपका आता है V इजिकल टू IR। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, करंट को आगे बढ़ने से जो रोकता है। ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और दोनों को कंबाइन करेंगे आप तो L/A हो जाता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, विच इज ρ, जिसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है। रेजिस्टिविटी की एक टेबल आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, जिसमें सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की होती है, मतलब मेटल्स के बारे में दिया हुआ। कंडक्टर्स जो हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी 10⁻8 से 10⁻6 के रेंज तक दी हुई है। उसके बाद आपके एलॉय है, जिनकी 10⁻6 के रेंज में दी हुई है। और उसके बाद इंसुलेटर्स हैं, जिसमें सबसे कम रेजिस्टिविटी जो है, सबसे ज्यादा ड्राई पेपर की होती है। तो यहां से आपको क्या मिलता है, एक इन्फॉर्मेशन आपके पास जाती है, किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा हाई होगी वो उतना ही बैड कंडक्टर होगा, और जितनी कम होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। तो मिनिमम लोवेस्ट रेजिस्टिविटी जो होती है वो सिल्वर के पास होती है। दैट्स वाई दैट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ड्राई पेपर की सबसे मैक्सिमम होती है। यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो अगर क्वेश्चन में मान लो पूछा है कोई वायर है, उसका डायमीटर दिया है, तो डायमीटर सारी सी बात है, mm में दिया होगा, मिलीमीटर में, तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए इंटू 10⁻³ कर देंगे, या कहते हैं 1000 से डिवाइड कर देंगे। और डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल लेंगे, और इस a की जगह आ जाएगा πr²। 2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, देख लेना। रेजिस्टेंस, एरिया क्रॉस सेक्शन, लेंथ और रेजिस्टिविटी के बीच ये रिलेशन है। और जो ग्राफ बना हुआ है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, उसमें देख लेना, एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक करंट है और वाई एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र है। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो आता है वो पावर के रिगार्डिंग आता है। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट तो हटा दिया है। पावर के फार्मूले जो है, VQ जो आपका यहाँ पर है, VQ था आपका वर्क, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो जो हीट एनर्जी है, वर्क डन है, तो एनर्जी कहिए वर्क कहिए, दोनों की यूनिट जूल होती है। तो VQ/T कर दिया,
हीट एनर्जी VIT होता है, T से डिवाइड कर दिया तो VI आ गया। I स्क्वायर RT भी होता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस, तो उसको T से डिवाइड कर दिया तो I स्क्वायर R आ गया, P V स्क्वायर R। ये सारे फार्मूले जो हैं पावर के हैं। और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं किलोवाट आवर होता है। और जब आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम निकालना हो तो उसके लिए आपको पावर को किलोवाट में रखना होगा और टाइम को आवर में रखना होगा, और पावर इंटू टाइम कर देंगे तो जो आएगा वो किलोवाट आवर होगा 1 यूनिट, एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स होता है। ये भी आपके इस चैप्टर में मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यहाँ पर इतनी चीजें पूछी गई हैं, समझाई गई हैं। जो याद करने वाली चीज है इलेक्ट्रिसिटी में वो ये है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आप ढंग से याद कर लेना, क्योंकि स्टेटमेंट होता है। और ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, ये सारी चीजें होती हैं। जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें मेटल की जगह एलॉय का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इन कुछ चीजों को, और जो आपकी एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है जिसमें 5 पार्ट्स हैं, उसको आप रिवाइज कर लेना। इलेक्ट्रिसिटी में इतना कर लोगे आप तो काफी कुछ कवर हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट आता है, उसका मैंने करंटली अभी वीडियो बनाया, उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल्स कोई नहीं है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, इस बात का आप ध्यान रखना। अब हम आते हैं कार्बन एंड कंपाउंड, काफी 85% तो डिलीटेड है, तो बचा क्या है? बचा जो है आपको बता दूं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी 2 चीजें होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक में, उसको आप देख लेंगे, उसका मैंने वीडियो बना रखा है, देख सकते हैं आप। और उसके बाद आता है आपका हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्केन एल्कीन एल्काइन आते हैं, जिनके जनरल फार्मूला है। इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो आप देख लेंगे। और मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन का आपको फार्मूला के साथ साथ स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि अल्केन मीथेन से स्टार्ट होता है, लेकिन अल्कीन और अल्काइन मीथेन से नहीं, इथीन और इथाइन से स्टार्ट होता है। और उनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? इथीन अल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और उस हिसाब से उसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है, स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। और सबसे लास्ट में आता है आइसोमर्स, कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। उनका फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर उनका अलग होता है। स्ट्रक्चर अलग कैसे हो जाता है मैंने बता रखा है कि जो CH3 मिथाइल होता है उसको अटैच कर देते हैं, और आइसोमरेज जो है वो स्टार्ट होती है ब्यूटेन से। मीथेन, इथेन, प्रोपेन के पास कोई आइसोमर्स नहीं होते हैं, ब्यूटेन के पास 2 होता है, पेंटेन के पास 3 होता है और हेक्सेन के पास 5 आइसोमर्स होते हैं। कार्बन कंपाउंड में आपको इतना ही स्टडी करना है। उसके बाद आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें आपका डोमिनियन ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इनका स्टेटमेंट याद करना है, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, इसको भी आपको देख लेना पड़ेगा। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, डोमिनियन ट्रायड एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की लिमिटेशन के बाद आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। 2 बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इस चीज को आप ध्यान रखना। देखिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स के ऊपर कम से कम 2 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री में आने हैं, वो मैंने वीडियो डाल दी है आपको। आप देख लेंगे कि जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, किस किस के साथ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, वैलेंसी के साथ, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कहिए, और केमिकल रिएक्टिविटी जिसको मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। ऐसे ही फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आते हैं टॉप टू बॉटम तो क्या होता है, सेम वही चीजें आएंगी जो मैंने आपको बातें बताई। तो आपको ये समझना होगा। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। पीरियड्स कैसे पता चलता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके, जितने शेल हो पीरियड नंबर होता है। ग्रुप का पता करना हो तो 1 हो तो फर्स्ट ग्रुप, 2 हो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है फर्स्ट ग्रुप, 2 है तो सेकेंड ग्रुप, 3 है तो 13, 4 है तो 14 एक्सेट्रा। इस तरह से आप रिवाइज कर लेंगे। एक और चैप्टर है आपका रिसोर्सेज के ऊपर, जिसमें कुछ चीजें आपको इकोसिस्टम के 2 पार्ट्स जो बायोटिक एबायोटिक होते हैं उसके बारे में रिवाइज कर लेना। 10% लॉ, एंड सबसे लास्ट में
ओजोन लेयर क्या होती है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, हमारे लिए कैसे एडवांटेजियस है, और इसमें डिप्लीशन हो रहा है, इसमें ओजोन लेयर में होल हो गया है, और कैसे इसको हम बचा सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर। और हम एक जनरल सा भी क्वेश्चन आएगा किस चीज के ऊपर कि हम कौन कौन सी एक्टिविटी करके अपने एनवायरनमेंट को, अपने अर्थ को, इसको हम सेव कर सकते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रख सकते हैं। तो आई होप इतने टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे, एक बार देख लोगे, आज का पढ़ा हुआ कल पेपर में आप आओगे 100% लिख के आओगे, ये मेरा अपना मानना है। और ऐसा होता है, स्टूडेंट एक दिन पहले जो पढ़ता है अगर अगले दिन वही चीज आ जाए तो उसको अच्छी तरह अटेम्प्ट करके आता है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अच्छी तरह करके आइए, क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़िए, फिर उसको अच्छी तरह अटेम्प्ट कीजिए। साइंस पेपर में टाइम का कोई इश्यू होता है नहीं, अच्छी तरह अटेम्प्ट करके आइए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। विश्वास रखिए, बी कॉन्फिडेंट, और कल पेपर को आप अच्छी तरह अटेम्प्ट करें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।